साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, आज चर्चा का विषय है कि हमारे देश में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आखिर में क्यों बनाना पड़ा। तो दोस्तों, देश को आज़ाद हुए तथाकथित 74 वर्ष हो गया है और 74 वर्ष में 58 वर्ष कांग्रेस ने राज किया और बाकी बीजेपी ने राज किया और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शासन प्रशासन में, जल जंगल जमीन में, खेती बाड़ी में हिस्सा नहीं दिया। यानी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार वंचित किया और अधिकार वंचित करके आज तक गुलाम बनाए हुए हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने गुलामी का पता ही नहीं है। तो दोस्तों, पहले कांग्रेस का केंद्र में या प्रदेश में एक छत्र राज हुआ करता था। चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का एक तरफा राज रहा और केवल विपक्ष में मात्र 4-5 ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन उसको भी वो लोग मंत्री पद का लालच दे करके अपने में ही मिला लेते थे। जैसे इंदिरा गांधी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों, ब्राह्मण जो है कि मिल जुल करके जो है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पे राज किया है आज तक। तो चूंकि जब लंबे समय तक शासन करते हुए कांग्रेस को ये पता चला कि यदि हमसे जनता असंतुष्ट होती है तो कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, तो यदि असंतुष्ट हो करके दूसरी तरफ जाती है, कहीं मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पार्टी न बना लें और कहीं यहाँ के मूल निवासी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कहीं उसके साथ न चला जाए, नहीं तो ये लोग देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे और हम लोग शासित हो जाएंगे। तब उन लोगों ने सोचा कि एक अलग से और पार्टी ब्राह्मणों का होना चाहिए, ताकि यदि कांग्रेस से रुष्ट होकर के, असंतुष्ट होकर के लोग जाते हैं तो दूसरी ब्राह्मण के पार्टी के साइड जाएं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपना पार्टी स्वयं न बना सकें, इसलिए उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाई और 1925 में जो केशव बलराम हेडगंवार था, वो कांग्रेस पार्टी का महासचिव था, जो बाद में RSS का निर्माण किया और RSS और हिंदू महासभा मिलकर के इन लोगों ने 1951 में जनसंघ पार्टी का निर्माण किया और उसी का नाम बदल करके, नेम प्लेट बदल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। तो ब्राह्मण चट्टी चौराहे पे कहता है, जब कांग्रेस से लोग उब गए, परेशान हो गए,
तो ब्राह्मण चट्टी चौराहे पे कहता था कि कांग्रेस का विकल्प केवल बीजेपी है और कोई नहीं है। और जब कांग्रेस जो है कि जब बीजेपी शासन सत्ता में रहती है और बीजेपी से लोग आदमी परेशान हो जाते हैं, तब ब्राह्मण कहता है कि बीजेपी का काट केवल कांग्रेस पार्टी है। तो दोस्तों, जब इस बात को हमारे मूल निवासी महापुरुष समझे, मानवर कांसीराम साहब जी, दीना भाना, डीके कापरडे साहब से लेकर के मानवर बामन मिश्राम साहब जी, जब इस ब्राह्मणों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने लगे, तब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में जागृति आई और उन्होंने अपना स्वयं छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी बना करके कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में खड़ा हो गए। ये जो छोटे छोटे पार्टियां बनी वो कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में बना, क्योंकि 74 साल में इन लोगों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं दिया, हिस्सादारी नहीं दिया। जब ये बात मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में जागृति आई, चेतना आई, तब इन लोगों ने पार्टी बनाया। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो केंद्र में किसी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का। तब उन लोगों ने क्या किया कि सोचा अब जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने नीचे काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। अगर कोई नहीं तैयार होता है तो उसको सीबीआई का डर दिखा करके मजबूर किया जाएगा। तो दोस्तों, 13 पार्टी मिला करके कांग्रेस का गठबंधन बना, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और उधर बीजेपी एनडीए बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाई। तो जितने भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, या तो लोग कांग्रेस के पीछे लग्गू बने हुए हैं या बीजेपी के पीछे लग्गू बने हुए हैं। ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे दल अपने समाज का वोट तो लेते हैं, लेकिन जिसके विरोध में लेते हैं एनडीए के चाहे यूपीए के, उसी में जा करके पुनः समाहित हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, यानी अपने समाज का वोट उन लोगों को बेच देते हैं। तो चूंकि ब्राह्मण चट्टी चौराहे पे कहता है कि कांग्रेस का काट बीजेपी है और बीजेपी का काट कांग्रेस है, तो बामन मिश्राम साहब जी और हमारे समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, विद्वान आदमी, इस पे चिंतन किए, मनन किए और इसके समानांतर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया, यानी एनडीए और यूपीए के समानांतर एक अलग अलायंस खड़ा किए, ताकि यदि ब्राह्मण चट्टी चौराहे पे कहता है मूल निवासियों को सुना करके और मूल निवासियों से कहता है कि कांग्रेस का काट बीजेपी है और बीजेपी का काट कांग्रेस है, तो अब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अब इसका काट एक और आ गया है और वो है
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो 37 दलों को मिला करके बनाया गया है। अब तक 37 है, चुनाव आते आते और ज्यादा हो जाएगा। तो मानवर कांसीराम साहब जी एक पौधा लगाए, बामसेप रूपी पौधा लगाए, और वो पौधा आज बढ़ कर के एक विशाल बरगद का पेड़ हो गया है। उसी प्रकार से आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रूपी पौधा लग गया है, और ये बहुत जल्द ही इसको खाद पानी दिया जा रहा है, इसको विचारधारा रूपी खाद पानी दिया जा रहा है, और बहुत जल्दी ये भी एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होने वाला है। अरे एक तरह से जो है कि समुंदर है, जिस प्रकार से नदियां समुंदर में जाके समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से ये बामसेप रूपी समुंदर में ये जो मूल निवासियों का दल है, छोटे छोटे नदियां रूपी दल है, वो बामसेप या भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रूपी समुद्र में समायोजित होने वाली है। ये बहुत जल्द होगा। ये मूल निवासी बहुजन समाज का ये तीसरा मोर्चा है, और ये आजादी का आंदोलन भी है। तो दोस्तों, अब जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ये जो छोटी छोटी पार्टियां बना लेते हैं जात के नाम पे, जैसे निषाद पार्टी बनाया गया है जात के नाम पे, इसमें जाति का ही गुण आता है। लोग कहते हैं तो निषादों की पार्टी है, निषाद पार्टी है, तो अन्य जात के लोग इसमें क्यों जाए, क्यों वोट करें? तो अन्य जात के लोग बहुत कम ही जाते हैं जिसका स्वार्थ होगा, लेकिन ये नाम ही गलत लिखा है। क्योंकि जो काम ब्राह्मण करता था कि फूट डालो और राज करो, आज हमारे लोग ब्राह्मणों का काम आसान कर दिए हैं। वे खुद ब्राह्मण अपने नाम का पार्टी बनाते हैं, अलग पार्टी बना करके मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अभी संजय निषाद लखनऊ रैली में मोदी, योगी और अमित शाह के रैली में निषादों को ये कह करके बुलाए कि इसमें आरक्षण का घोषणा होगा। आरक्षण देंगे नहीं, आरक्षण का घोषणा होगा। आए आप लोग चलिए। भारी संख्या में निषाद जात के लोग वहां गए। जब गए तो योगी और अमित शाह एक शब्द भी नहीं बोला, और जब एक शब्द नहीं बोला तो जो रैली में निषाद जात के लोग गए थे उन लोगों में आक्रोश आया और कुर्सी लेकर के तोड़ फोड़ करने लगे। यहाँ तक कि योगी और अमित शाह के सामने, मंच के सामने जा करके दंगा प्रसाद, हल्ला दंगा नारा लगाने लगे। ये चीज मीडिया में नहीं दिखाया गया, क्योंकि मीडिया उसकी रखेल है। कहाँ दिखाएगा? दिखाएगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो जब बाहर निषाद समाज के लोग, जात के लोग गए तो मीडिया से कहे, सोशल मीडिया से, कि हम लोगों को गुमराह करके बरगला करके यहाँ पे लाए थे रैली में, वहाँ पे आरक्षण का घोषणा होगा। लेकिन आरक्षण के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। यानी संजय निषाद हमारे समाज के साथ, निषाद समाज के साथ धोखा करने का काम किया है। अगर संजय निषाद को जाना है तो वो अकेले जाएं, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देने वाले नहीं। अब सोचिए, उसको अकेले आरक्षण चाहिए। हमारे देश में ओबीसी की आबादी 52% है, और
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 16 नवंबर 1992 को फैसले के अनुसार केवल 27% आरक्षण मिलता है। यदि संविधान में लिखा गया है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत, तो ओबीसी की आबादी 52% है, तो 52% की लड़ाई लड़ना चाहिए। और उसके बाद यदि नहीं तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है। 1931 के अनुसार 52% है, अब तो और ज्यादा बड़ा होगा, 60-65% से कम नहीं होगा। तो चूंकि यदि 60-65% ओबीसी को यदि आरक्षण मिल जाता है तो उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। उसका वर्गीकरण करके जो है कि निषाद का कहार, कश्यप, केवट, मलाह, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गणेरिया, माझी और मल्लाह, इसका जो है कि वर्गीकरण करके आरक्षण अलग किया जा सकता है, ताकि पिछड़ों में जो आगे हैं वो अति पिछड़ों का हिस्सा को हड़प न सके। यानी यदि परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है तो वर्गीकरण के हिस्से में भी ज्यादा आएगा। इस चीज की लड़ाई ये लोग नहीं लड़े और अपने समाज को बीजेपी के हाथों बेचने का काम किया। संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद गोरखपुर से चुनाव जीता, रिकॉर्ड तोड़ वोट से, और भाजपा के विरोध में जीता और पुनः जा करके भाजपा में ही मिल गया। यानी जिसके खिलाफ जनता उनको चुनी थी उसी से समझौता कर लिया एक सीट के लिए। यानी उसका तो निजी स्तर पे व्यक्तिगत रूप से भलाई हो गया, लेकिन सोचिए क्या निषाद समाज का भलाई हुआ? नहीं हुआ। अरे निषाद लोगों को भड़का करके इसके खिलाफ आंदोलन किया गया, गोली चला, एक शहीद भी हो गया। तो चूंकि हम जब अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो अलग अलग मारे जाएंगे, कमजोर होंगे, अलग अलग काटे जाएंगे। इसलिए सभी पिछड़ों को लेकर के ओबीसी की लड़ाई लड़ी जाए तो हमें सफलता मिल सकती है। और यदि भारतीय परिवर्तन मोर्चा का सरकार बनता है तो इन सभी लोगों का जाति आधारित जनगणना कराया जाएगा और जाति आधारित जनगणना करा करके सभी लोगों को आबादी के अनुपात में सभी समूहों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, NT, DNT और BGNT को सभी लोगों को और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वायु सेवा, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, मीडिया, हाईटेक, उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात, कला संस्कृति, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, विधान परिषदों, पंचायतों, निगमों और आयोगों, ये सभी जीवन की व्यापक परिधि के अंतर्गत आता है। और इन सभी जगहों पे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के 9 समूहों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, NT, DNT, BGNT को आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया गया है। साथियों, एक सुहेल देव समाज पार्टी है, उनके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा में गए, भाजपा से गठबंधन किए, भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाया और राजभर जाति को, गौड़ को
इन लोगों को अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए ये कहते रहे इनको अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाए, अनुसूचित जात में समायोजित किया जाए। तो अब इसका श्रेय जो है कि योगी जी लेना चाहे और उन्होंने इनको समायोजित करने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये तो राष्ट्रपति का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मामला टाँय फिस हो गया। अब उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर सोचे कि हमारे समाज के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आनंद फानन में उससे गठबंधन तोड़ दिया, मंत्री पद को त्याग दिया। किसी तरह से इज्जत बच गई। आज वो वामसेब की भाषा तो बोलता है, लेकिन वामसेब के अनुरूप कोई काम नहीं करता है। जब मानवर बामन मेश्राम साहब का प्रोग्राम लखनऊ में लगा था तो उन्होंने उसका सपोर्ट किया कि बामन मेश्राम साहब जी का समर्थन करो, उनकी रैली में चलो। वो गया, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया, यो अखिलेश यादव के पीछे चला गया है। अब तो उससे गठबंधन भी कर लिया है, क्योंकि ये लोग शासन सत्ता में रह चुके हैं, कुर्सी पे बैठ चुके हैं, शासन सत्ता का लाभ ले लिए हैं। इसलिए ये लोग हमेशा कुर्सी के ताक में रहते हैं कि कहाँ हमको कुर्सी मिलेगी। वो समाज की जो लड़ाई लड़ने वाला संगठन है उसमें जाने वाले नहीं है। सपा के पास कैडर हो सकता है, लेकिन कैडर बेस नहीं है। कांग्रेस के पास कैडर हो सकता है, कैडर बेस नहीं है। भाजपा के पास भी ऊपर झापड़ का कैडर है, लेकिन कैडर बेस नहीं है। लेकिन एक बीएमपी पार्टी है, उसके पास वामसेब का कैडर है और कैडर बेस भी है। दोस्तों, आने वाले समय में 2, 4, 10, 20 साल में लड़ाई किसकी होने वाली है? आरएसएस के विचारधारा का और वामसेब की विचारधारा का। आरएसएस बनाम वामसेब की लड़ाई होने वाली है। और मानवर बामन मेश्राम साहब जी बहुत ही साफ पाक और नेक नियत से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किए हैं और बहुत अध्ययन करने के बाद, सोचने समझने के बाद अपने हाथ में ये बागडोर लिए हैं। दोस्तों, यदि मूल निवासी बहुजन समाज के यानी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो गठबंधन है, इसकी सरकार बनती है तो सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि हमारे देश में जाति आधारित जनगणना कराया जाए, आबादी का पता लगाया जाए और जो ब्राह्मण इसका कितना हिस्सा हड़पा है, इससे उसका पता चल जाएगा। तब जाकर के ओबीसी का दिमाग खुलेगा। और ब्राह्मण लड़ाता है एससी एसटी ओबीसी में कि तुम्हारा हक तो चमार ले लिया है, एससी के लोग लिए हैं, सरकार चमारों को दामाद बना करके सर पे बैठा लिया है। जब उसका पता चलेगा तो तब मालूम हो जाएगा कि ओबीसी का इसका कौन हिस्सा हड़पा है। आज ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होने के कारण 1 पैसे का भी बजट ओबीसी के लिए अलॉट नहीं होता है। तो दोस्तों, ओबीसी के जो नेता बनते हैं, पिछड़ी जात के लोग जो है पार्टी बना करके चला रहे हैं, उनको खुद जो है कि वामसेब का कैडर नहीं मालूम है गहराई तक। तो ये ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, ऊपर लड़ाई लड़ करके कुर्सी पा सकते हैं, लेकिन अपने समाज की भलाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता तो हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बुद्धि रखते हैं। इसी तरह से वो लोग कुर्सी पे चिपके रहते हैं।
और उसमें भी तो ब्राह्मण हैं। इन लोगों को ब्राह्मणों के अलावा चलता कहाँ है? एक आदमी को अगर मुख्यमंत्री बना दिए ओबीसी की, 80 करोड़ ओबीसी की आमदनी है, आबादी है, और एक आदमी यदि मुख्यमंत्री बन जाता है तो 79 करोड़ 79,79,999 लोगों से ये कहता है कि हमने तुम्हारे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है, लेकिन एक को छोड़ करके क्या बाकी ओबीसी का लोगों का भलाई हुआ? आज तक नहीं भलाई हुआ दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांत पे चले ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो कहे थे जा करके अपने दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, शासक करती जमात है। बाबा साहब का नहीं माना। यदि बाबा साहब का माना होता तो हम शासन करती जमात होती। केवल 28 लोगों का ओबीसी को मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी के 28 लोगों को मंत्री बना दिया मोदी। इसका मतलब क्या है कि 27% ओबीसी का आरक्षण मिलता है। हम तो उससे एक जो है कि मंत्री ज्यादा बना दिए हैं। हमने इनको शासन में भागीदारी दे दिया है। अरे शासन में नहीं, हमको जो है प्रशासन में भागीदारी चाहिए, हमको जुडिशियरी में चाहिए, हमको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चाहिए, नौकरियों में चाहिए, हमें जमीन में चाहिए। तब सही मायने में हम आज़ाद हो सकते हैं, तभी हमको आज़ादी मिल सकती है। इसलिए हमारा खास तौर से पिछड़े लोगों को कहना है कि आप लोग जो है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो आंदोलन चलाए थे, जिसका शुरुआत जो है ज्योतिबा राव फूले किए थे, पिछड़ी जात के थे, माली जात के थे। बाबा उनको गुरु माना, पिछड़े जात का आंदोलन चलाया। पुनः जो छत्रपति साहू जी महाराज थे वो भी पिछड़े ही जात के थे। बाबा साहब उनका भी आंदोलन चलाया। तो बाबा साहब तो पिछड़ों के लेकर के आंदोलन चला रहे थे, यहाँ तक कि पिछड़ों के हक अधिकार के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो पिछड़े लोग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार ई.बी. रामास्वामी, पेरियार ललई सिंह यादव, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के आदर्शों पे चलना चाहिए। यदि उनको ये लोग जान जाते हैं तो फिर जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ती। अब अखिलेश यादव को ये भ्रम हो गया है कि हमारा तो सरकार अकेली बन जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो चूंकि ये मीडिया का और सरकार का, योगी सरकार का और केंद्र के मोदी भी सरकार का मिली हुई साजिश है कि अखिलेश यादव को मीडिया में थोड़ा दिखाओ, और किसी को मत दिखाओ, और कोई पार्टी को मत दिखाओ, ताकि अखिलेश यादव के और सपा के नेताओं को ये भ्रम हो जाए कि हम तो बिना गठबंधन किए ही हमारी सरकार बन रही है। ये भ्रम पाल करके किसी से गठबंधन न करे, और जब गठबंधन नहीं करेगा तो उसको हारना निश्चित है। अगले बेर चुनाव में मायावती के साथ भी ऐसा हुआ, उनको दिखाया और दिखाने के बाद पता चला कि ये सत्ता से गायब हो गई है। तो ये थोड़ा बहुत जो अखिलेश यादव को बीजेपी के विरोध में दिखा रहा है, ये बीजेपी एक सपा के नेताओं में और जो उसके
अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके अंदर भरम पालने के लिए ऐसा कर रहा है। ये भरम उनके अंदर रहे कि हम अकेले जीत सकते हैं, हमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो अकेले वो भी जीतने वाले नहीं हैं। और रह गई बात कि जब तक ईवीएम का मुद्दा जो है कि उठाएंगे नहीं आप लोग, तब तक जो है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप जीत करके भी हार सकते हैं। हमने और आप सभी लोग बिहार के चुनाव में देखे होंगे कि तेजस्वी यादव के सभा में लाखों लाखों की भीड़ होती थी, वहीं नरेंद्र मोदी के सभा में पूरा कुर्सी खाली रहती थी। अरे यहाँ तो जोगी को गाली दे करके बिहार में खड़े रहे थे, लेकिन जब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया वहां, तो ईवीएम में घोटाला करके तेजस्वी को हरा दिए। वही काम उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। ये बात आप लोग जान लीजिए। अभी से सपा, बसपा और अन्य नेता जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के नेता हैं, चाहे छोटे पार्टी के हैं, यदि ईवीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर सरकार बनने वाली नहीं है। ये जीत करके भी हरा देंगे। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है वो एनडीए और यूपीए के समानांतर बनाया गया है। वो समानांतर है और मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी छोटे और मझले पार्टी है उसमें आ करके और जो आंदोलन भी चलाया जा रहा है, इसी के साथ साथ अपने मूल निवासी बहुजन समाज की जो आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, आप लोग उसमें साथ सहयोग करें, तभी सही मायने में हम इस देश के शासक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारी बात को सुना। अगर बात अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आगे बढ़ा देना, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये संदेश मूल निवासियों का है, हमारा नहीं है, ये जन जन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।